नमस्कार, कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। और इसमें जो अपना टॉपिक है आज मुगल बादशाह बहादुर शाह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बना, जो 1707 से 1712 तक था। वह हिंदुस्तान का बादशाह बना, हिंदुस्तान का मुगल बादशाह था। इससे पहले मैंने आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आदि मुगल बादशाहों के बारे में जानकारी प्रदान की थी और इसके बारे में इनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनके द्वारा बनाई गई स्थापत्य कला आदि के बारे में जानकारी दी और इनकी प्रमुख विजय और किस प्रकार ये हिंदुस्तान के बादशाह बने और इनके समय कैसे प्रांतीय शासन था, स्थानीय शासन था, प्रशासन था, सूबे थे, मनसबदार थे, इनकी विस्तृत विवेचना की थी। समय के अनुसार इनकी राजनीति थी, इनकी सिख नीति और इनकी दक्षिण नीति की भी परिचर्चा जारी रखी थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बना, तो अब बहादुर शाह के बारे में अध्ययन करेंगे। औरंगजेब का तात्कालिक उत्तराधिकारी उसका 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम था, जो 1707 में लाहौर के से 24 मील दूर शहरदौला नामक पुल पर बादशाह बहादुर शाह नाम से अपने आप को सम्राट घोषित किया। यानी इसका जो नाम था मुअज्जम शाह आलम, मुअज्जम। और यह बहादुर शाह के नाम से शासक बना। यानी मुअज्जम है तो अज्जम नहीं होगा, अज्जम इसका भाई था, जिसे वह हटाकर वह स्वयं शासक बन गया। जब वह अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान में था तो 22 मार्च को अपने पिता की मृत्यु का समाचार उसे मिला। उस मिलते ही उत्तराधिकारी प्रश्न को लेकर वह तेज गति से दिल्ली की ओर रवाना हुआ। इस काम में उसका साथी मुनीम खां ने बड़ी सहायता की। उसका द्वितीय पुत्र अमीम उपशान दक्षिणी की यात्रा करता हुआ कोरा में ठहरा हुआ था। वह भी पिता की सहायता के लिए आगरा की ओर चल पड़ा। यानी इसका बेटा भी वहाँ पर आ गया। और जब यह शासक बना था इसकी आयु 63 वर्ष की थी, यानी रिटायरमेंट की आयु थी इनकी। चल पड़ा। उसने नगर पर अधिकार कर किले को घेरा डाल दिया। 12 जून को बहादुर शाह ने स्वयं को आगरा किले जाकर 24 करोड़ रुपए के खजाने पर अधिकार किया। और औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम का छोटा भाई आजम शाह अहमदनगर से कुछ ही मील दूर था। उसने भी 24 मार्च को अपने आप को सम्राट की घोषणा कर दी। यानी इसका जो भाई था उसने भी अपने आप को सम्राट, आजम शाह, उसने भी स्वयं को सम्राट बनने की घोषणा कर दी। और कुछ दिनों बाद घटने के बाद वह आगरा की ओर रवाना हुआ, जहाँ अपने योग्य पुत्र बीदर बख्त को आगरा जाने की आज्ञा दी। यानी बीदर बख्त जो आजम शाह का बेटा था उसको भी आगरा जाने की आज्ञा दी। तो संभवतः वह अमीर उद शाह जो बहादुर शाह का बेटा है, आने से पहले ही खजाने पर अधिकार करना चाहता था, किंतु आजम शाह मूर्ख एवं चरित्रहीन था। वह अपने पुत्र से द्वेष रखता था, यानी उन बाप बेटों में आपस में बनती रही थी। उसने अपने कितने ही अमूल्य दिन व्यर्थ खो दिए और आगरा के पास पहुंचने पर शाही नगरों को बहादुर शाह के अधिकार में पाया। यानी जैसे ही अब आगरा पहुंचा तो वह पहले ही बहादुर शाह उन पर अधिकार कर चुका था। बहादुर शाह ने उसे साम्राज्य बांट लेने का अनुरोध किया, किंतु इस अनुरोध को ठुकराकर सामागढ़ के निकट जाजौ में उसने युद्ध किया। 18 जून 1707 में वह युद्ध में मारा गया। इस प्रकार वह उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ। उससे पहले औरंगजेब भी ये नहीं चाहता था कि उसके पुत्र के उत्तराधिकारी संघर्ष करे, या उसने जो अपने पिता के साथ किया है वह अपने साथ होने दे।
अतः वह अपने पुत्रों पर शक करता था, उन्हें अपने पास नहीं रखता था, बल्कि उन पर गुप्तचर बिठा रखे थे कि आप इनका ध्यान रखो, इनकी छोटी से छोटी बात की सूचना भी मुझे दो। वह उनकी पूरी तरह से उन पर नियंत्रण रखता था और अपने पुत्रों और पुत्रियों को, यहाँ तक कि जेबुन्निसा तक को उसने जेल में डाल दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। किंतु कुछ समय बाद छोड़ भी दिया गया था पुत्रों को, किंतु वह उनको अपने पास नहीं रखता था, क्योंकि उसने जो किया था उसका शक उसे हमेशा अपने मन में बना रहा, क्योंकि वह शक करता था। युद्ध में मारा गया। दिल्ली की गद्दी पर निष्कंटक बैठने से पूर्व बहादुर शाह को अपने छोटे भाई काम बख्श से भी मुठभेड़ करनी पड़ी, यानी उसका एक तीसरा भाई था काम बख्श, उससे मुठभेड़ करनी पड़ी। यह बीजापुर का सूबेदार था, किंतु मूर्ख और हठी था। पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही अपने आप को उसने भी सम्राट घोषित कर दिया और हिंदुस्तान का साम्राज्य चलाने की तैयारी करने लगा और युद्ध भी करने की तैयारी करने लगा। बहादुर शाह नर्मदा पार करके 1708 को काम बख्श से मिला और उसने शांतिपूर्वक समझौता करने का अनुरोध किया, यानी बहादुर शाह इनसे भी मिले और कहा शांतिपूर्ण समझौता कर लें काम बख्श से। काम बख्श ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। 1709 में हैदराबाद के समीप युद्ध छिड़ा, जिसमें काम बख्श बुरी तरह से पराजित हो गया। गाँवों के कारण रात में उसकी मृत्यु हो गई, यानी इतना युद्ध हुआ कि इसके ज़्यादा गाँव लग गए और इसकी भी मृत्यु हो गई। अब बहादुर शाह साम्राज्य का निष्कंटक स्वामी बन गए, यानी दो पुत्र उसके औरंगजेब के थे और बहादुर शाह के जो दो भाई थे, दोनों की मृत्यु हो गई युद्धों में और वह हिंदुस्तान का निष्कंटक मुगल बादशाह बन गया। आजम शाह पर विजय प्राप्त करने के बाद बहादुर शाह को राजपुताना जाना पड़ा। यहाँ जोधपुर का शासक अजीत सिंह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर अजमेर के मुगल सूबों पर अधिकार कर रहा था, यानी मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह जी, जिनकी वीर दुर्गादास राठौड़ ने रक्षा की थी, वह अपने राज्य में अधिकार करके अजमेर के जो मुगल सूबे थे उन पर अधिकार करना चाह रहा था। अतः बहादुर शाह 1708 में आमेर पहुंचा। इस समय वह उत्तराधिकारी प्रश्न को लेकर झगड़ा हो रहा था। बहादुर शाह ने हस्तक्षेप कर विजय सिंह कछवा को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, यानी आमेर में जो कुर्सी को अगला राजा कौन हो, इस बात को लेकर झगड़ा था, तो बहादुर शाह ने विजय सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। इसके बाद वह जोधपुर गया। उसने मरेठा से अजीत सिंह को हराकर उसे समा कर दिया, यानी अजीत सिंह पर आगे बढ़कर उसने आक्रमण किया और उसे हरा दिया और उसे समा कर दिया और उसे 3,500 का मनसबदार देकर महाराज की उपाधि दी, यानी अजीत सिंह को महाराज की उपाधि दी और मुगलों का मनसबदार भी बना दिया। इसके बाद वह काम बख्श से युद्ध करने के लिए अजमेर होता हुआ दक्षिण की ओर रवाना हुआ। जब वह दक्षिण की यात्रा कर रहा था तब अजीत सिंह, दुर्गादास और जयसिंह कच्छावा इत्यादि राजपूत राजा 1708 में उसके शिविर से भागकर मेवाड़ के राजा अमर सिंह से जा मिले, यानी यहाँ उनके ये साथ में थे बहादुर शाह के, किंतु ये भागकर मेवाड़ के राजा अमर सिंह से जाकर मिल गए। उन्होंने मिलकर मुगलों का मुकाबला करने की प्रतिज्ञा की और जोधपुर के मुगल किलेदार को निकाल दिया, यानी तीनों चारों ने मिलकर मुगलों से लोहा लेने की बात सोची और जोधपुर में मारवाड़ में जो मुगल सूबेदार था उसको हटा दिया। इसके बाद उन्होंने हिंडोन और बयाना के फौजदारों को हराकर आमेर छीन लिया और आमेर तक अधिकार कर लिया और उस राजा जयसिंह कछवा का अधिकार दे दिया, यानी जो विजय सिंह को बहादुर शाह ने बिठाया था उसे हटाकर जयसिंह को वह दे दिया। उसने मेवात के किलेदार सैयद हुसैन खां बहरा पर भी हमला किया। 1708 में उसे मार डाला। इन सब कारणों से बहादुर शाह ने 1710 में राजपुताना लौटना पड़ा, यानी राजपुताना पर बहादुर शाह को वापस लौटना पड़ा। किंतु अपनी दुर्बलता एवं पंजाब में सिखों के विद्रोह के कारण उसने राजपूत राजाओं से संधि करने का निश्चय किया, यानी सिखों का जो विद्रोह हो रहा था अतः उसने राजपूत राजाओं से संधि करना ही बेहतर समझा। उन्हें क्षमा प्रदान कर 1710 को उपहारों सहित अपनी अपनी रियासतों में भेज दिया। मारवाड़ के राजपूतों की तरह पंजाब के सिख भी औरंगजेब की मृत्यु का लाभ उठाकर विद्रोही बन गए। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद अनेक अनुयायियों ने दक्षिण में ऐसे आदमियों को उपस्थित किया जो गुरुजी की आकृति में मिलते जुलते थे। उन्होंने उसे पंजाब भेजा और घोषणा कर दी, गुरुजी सिखों को मुसलमानों से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः जीवित हो गए हैं। बंदा नाम का यह व्यक्ति दिल्ली के उत्तर पश्चिम में अकस्मात प्रकट हो गया। उसने अपना उपाधि सच्चा बादशाह रखी और मुगलों के विरुद्ध सिखों के धर्म युद्ध के लिए आह्वान किया, यानी सिखों ने ये कहा तेग बहादुर जी वापस प्रकट हो गए। बंदा नाम का एक व्यक्ति था, उसने सिखों को मुगलों के विरुद्ध वापस बदला लेने की बात कही, दिल्ली में आह्वान किया। उसने सेनापति के फौजदार को हराया, अम्बाला से 26 मील दूर सदौरा नामक नगर को लूटा
और सरहिंद के फौजदार वजीर खान को हराकर मार डाला। उसने सरहिंद के 4 दिन तक लूटमार की, मुसलमानों का कत्लेआम किया, मस्जिदों को भ्रष्ट कर अंत कर दिया। इस हमले और लूट से उसे 1 करोड़ रुपए मिला और उसके अनुयायियों की संख्या बढ़कर 40,000 हो गई। बंदा बहादुर की बंदा के सरहिंद को अपनी प्रधान छावनी बनाकर यहाँ मुगलों से पंजाब के उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश पर लूटमार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ सिखों ने अमृतसर में इकट्ठा होकर लाहौर पर हमला किया, किंतु वे हार गए। किंतु फिर भी दिल्ली पर से लाहौर तक अपना अधिकार जमाकर इन दोनों नगरों के बीच यातायात को रोक दिया। यानी दिल्ली से लाहौर के मार्ग को इन्होंने रोक दिया। राजपूतों से संधि कर लेने के बाद सिखों को दंड देने के लिए अजमेर से 1710 में चलकर प्रथम सप्ताह में ही सिदोरा पहुंचा। बहादुर शाह के आने के कुछ दिन पूर्व ही सादोरा छोड़कर लोहगढ़ पर अपना प्रधान छेवनी सिखों ने बना ली। यह स्थान मुखीसपुर का किला था और सोदरा से 12 मील उत्तर पश्चिम में था, पूर्व में था। उसने यहाँ का राजा बनकर अपने नाम के सिक्के चलाए, सम्राट को लोहगढ़ का घेरा डाला, किंतु सिखों का कड़ा मुकाबला करके साहस से किले से बच निकला। अधिक वर्षा, शीत और रसद न पहुँचने के कारण साम्राज्यवादियों को यहाँ बड़ी हानि उठानी पड़ी। अंत में उन्होंने लोहागढ़ पर अधिकार कर लिया, किंतु बंदा दुर्ग के पतन के पूर्व ही भाग गया। बहुत से कैदियों के साथ 2 करोड़ रुपए मुगलों के हाथ लगे। मुगलों ने जनवरी 1711 में सरहिंद पर आक्रमण किया, किंतु सिखों ने भी प्रदेश पर हमले जारी रखे। उन्होंने पहाड़ियों से उतरकर पंजाबी में फिर से उपद्रव करने लगे। उन्होंने उपद्रवों का स्थान बारी बारी से रचना के दोआब थे, अतः उन्होंने बिल्कुल उजाड़ दिया दोआब क्षेत्र को। मोहम्मद अमीन खान और रुस्तम खान ने बंदा को हराकर पसरूर के पास जम्मू की पहाड़ियों में खदेड़ दिया। 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु के कारण बंदा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सके। गुरु ने सोदरा लोहागढ़ पर पुनः अधिकार कर पहले की तरह लूट कसौट जारी रखी। मृत्यु के समय बहादुर शाह की 69 वर्ष की अवस्था थी। वह औरंगजेब की मस्जिद के आंगन में दफना दिए गए, दिल्ली के बाहर कुतुबुद्दीन काकी के मकबरे के पास। वह कोमल एवं उदार था, यद्यपि उसका व्यवहार बहुत उत्तम था, किंतु तो भी वह एक दुर्बल शासक था। वह किसी से न कहता नहीं, कुछ कहता ही नहीं था, कहना तो जानता ही नहीं था, यानी किसी को कुछ कहना ही जानता नहीं था। कामों को इकट्ठा होते रहना देना उसके निर्णय को स्थगित करना रहना उसकी नीति, यानी कामों को बढ़ा देता नीति थी। इस बात का डर सदैव रहता कि कहीं निर्णय से दरबार का कोई अप्रसन्न न हो जाए, यानी वह इस बात से डरता था कि दरबारी कोई अप्रसन्न न हो जाए। महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं शासन संबंधी विषयों में तो उसे समझौता ही पसंद था। उसने अपने अत्यंत स्वामीभक्त और योग्य साथी मुनीम खां को प्रधानमंत्री बनाने का वचन दिया, किंतु उसके पिता प्रधानमंत्री असद खां के इस पद पर अपना नियंत्रण अधिकार बताया। असद खां बना रहा। बहादुर खान ने मुनीम खां को वजीर का या अर्थमंत्री बनाकर और असद खां को अपने पद से पर ही रखकर दोनों को प्रसन्न करने का कार्य किया। इस प्रकार अधिकारों के बांटने जाने के कारण कार्य में बड़ी गड़बड़ी हो गई। दोनों सरदारों से भी असंतुष्ट नहीं हुए, यानी दोनों सरदार भी पदों से संतुष्ट नहीं हुए। बहादुर शाह उपाधियों और इनाम तो खूब देता था, किंतु शासन पर पूरा नियंत्रण रखने में असमर्थ था। अतः वह आमतौर पर असावधान राजा या शाह बेखबर, यानी इनकी जो उपाधि थी शाह बेखबर, यानी असावधान राजा या शाह बेखबर कहा जाता है। वह अपने पिता की तरह धर्म असहिष्णु था। उसने भी जजिया जारी रखा और हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया। परंपरा में मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा चली आ रही थी, उसी के बलबूते पर शासन का कार्य किसी तरह चलता रहा। किंतु बहादुर शाह का एक गुण था कि वह अपने पिता के समय अनुभवी अफसरों के प्रधान पद से न हटाया और न उनके काम में हस्तक्षेप किया, और उनका शासनकाल बहुत सफल रहा। यानी वह सीधा राजा था, किसी से कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वह नाराज हो सकते थे। अतः मुनीम खां और जो असद खां थे, उन दोनों के मध्य अगर किसी पद को लेकर लड़ाई हुई थी तो दोनों के अधिकार बांट दिए और दोनों को बराबर के पदों पर नियुक्त कर दिया। अतः दोनों संतुष्ट नहीं हुए, किंतु अपने पिता की तरह जो मुस्लिम साम्राज्य चला आ रहा था उसको उसने बनाए रखा। कर्मचारियों में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया और नहीं उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया। अतः इसके समय में जो साम्राज्य काल था वो सफल रहा, किंतु सैनिक दृष्टि से यह सफल नहीं था, क्योंकि वह विरोधियों को परास्त कर उनको क्षमा भी कर देता था। अगला है जहांदर शाह। जहांदार शाह जो 1712 से 1713 तक शासक रहा।
बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए उसके 3 पुत्रों में युद्ध हुआ। पुत्रों का नाम जहांदर शाह, अमीर अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह थे। यानी जहांदर शाह, अमीर अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहांदर शाह थे। ये चारों ही यानी पुत्रों में 4 पुत्रों में 3 युद्ध हुए। उस समय लाहौर में था। प्रधानमंत्री असद खान के पुत्र जुल्फिकार खान ने रफ़ी उस शान के विरुद्ध गुप्त रूप से षड्यंत्र रचा और अन्य तीनों भाइयों में मेल करा दिया ताकि 3 मिलकर उस पर आक्रमण कर दे। रफ़ी उस शान लड़ाई में मारा गया और उसका सारा धन तथा समृद्धि विजेताओं के हाथ लगी। फिर 3 भाइयों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। जुल्फिकार खान की सहायता रफ़ी उस शान जहांदर शाह युद्ध करते हुए मारे गए। 29 मार्च 1712 को जहांदर शाह गद्दी पर बैठा। इसी समय इसकी आयु भी 51 वर्ष की थी। इसने जुल्फिकार खान को अपना प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि उसके सहयोग से ही वह शासक बना था और असद खान उस पद पर पहले ही था। उसका बेटा जुल्फिकार खान उसके जैसा ही होशियार। नया सम्राट जून 1712 को दिल्ली पहुंचा। यह अत्यंत विलासी था, अतएव राजकाज छोड़कर भोग विलास में फंसता रहा। हालांकि 51 वर्ष का था और बेटे पोते वाला था, यानी इसके भी बेटे और पोते तक थे। फिर भी वह अपना सारा समय लाल कुमारी नामक एक वेश्या के साथ ही बिताता था। यानी अधिकतर समय एक वेश्या के साथ ही अपना समय बिताता था। उसने इसे रानियों से भी अधिक सम्मान दे रखा था, यानी उसकी जो पत्नियां थी, बेगमें थी, उससे ज़्यादा उसको सम्मान दे रखा था। इस वेश्या को वस्त्र और आभूषणों के अतिरिक्त 1 करोड़ सालाना भत्ता मिलता था। यानी इतना तो किसी को नहीं मिलता था जितना इस पर मेहरबान था। उसके संबंधियों को राज्य के ऊंचे ऊंचे पद मिले थे। जहांदर शाह अपने दिन हंसी दिल्लगी में और रातें शराब की मस्ती में बिताता था। यानी इसको भी कोई मतलब नहीं था। उसने असभ्यों को और विशेषकर लाल कुमारी के रिश्तेदारों को, बड़े बड़े सरदारों को अपमानित करने तथा राजकाज में हस्तक्षेप करने की पूरी छूट दे रही थी। यानी जो बोलते ना, राज्य के विरुद्ध जो काम कर रहे थे उनको लोगों को चिढ़ा रहे थे, उनको नीचा दिखा रहे थे, अपमानित कर रहे थे। लाल कुमारी और उसके जो रिश्तेदार हैं उनको छूट दे रखी थी। सम्राट धात्री भाई अली मुराद जो अमीर उल उमरा के नाम से प्रसिद्ध था, वजीर जुल्फिकार खान शासन कार्य में बुरी तरह दखल देता था। अतएव जहांदर शाह ने 10 महीने के अल्प शासन काल में सारा राजकाज अव्यवस्थित हो गया। यानी इनके समय में, जहांदर शाह के समय में पूरा राजकाज सत्यानाश हो गया। अजीम उस शान के द्वितीय पुत्र फारूक शेर ने, यानी अजीम उस शान जो उनका भाई था जहांदर शाह का, के पुत्र फारूक शेर ने जहांदर शाह के विरुद्ध गद्दी का दावा किया। इस राजकुमार की आयु इस समय 30 वर्ष की थी। यह बंगाल का सहायक सूबेदार था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अप्रैल 1712 को अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। इसने पटना के सहायक सूबेदार सैयद हुसैन अली खां व उसके बड़े भाई इलाहाबाद के सहायक सूबेदार अब्दुल्ला खां से सहायता ली। यानी हुसैन सैयद बंधुओं से उसने सहायता ली। ये दोनों भाई सैयद बंधु के नाम से विख्यात थे। याद रखना बच्चों, अब्दुल्ला खां और अली खां। और हुसैन अली, दोनों सैयद बंधु थे। उनकी सहायता से फारूक शेर नाम से विख्यात थे। फारूक शेर 25,000 आदमियों को अपने साथ लेकर 1712 को पटना से रवाना हुआ। पहले वह खजुआ गया, फिर वहाँ से युवराज अजुद्दीन को हराया, जिसे जहांदर शाह ने उस पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। यानी जहांदर शाह ने युवराज अजुद्दीन को इन पर आक्रमण करने के लिए भेजा था फारूक शेर पर, किंतु उसको परास्त कर दिया फारूक शेर ने। अजुद्दीन अपने खजाने तथा शिविर को छोड़कर आगरा भाग गया। दूसरे दिन उसके खजाने और शिविर पर फारूक शेर का अधिकार हो गया। पुत्र की हार के कारण जहांदर शाह को आगरा स्वयं आना पड़ा। उसकी सरकार बिल्कुल अस्त-व्यस्त और कंगाल हो गई थी। उसने अपनी सेना का धन संतुष्ट करना चाहा, अतः शाही भंडार में से वस्तुएं देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिन्हें बाबर के समय में अब तक छुआ नहीं गया था। यानी शाही भंडार था जो बाबर के समय से लगातार चला आ रहा था, उसमें से उसने पैसा देकर सैनिकों को संतुष्ट करना चाहा। 1712 को आगरा तथा 1713 को फारूक शेर बुरी तरह पराजित हुआ और दाढ़ी मूछ मुंडवाकर एक निर्धन ग्रामीण का वेश धारण कर, यानी फारूक शेर द्वारा बुरी तरह पराजित हुआ। यानी बहादुर शाह भी आक्रमण करने के लिए आया, किंतु वह भी परास्त हुआ और एक साधारण दाढ़ी मूछ मुंडवाकर एक निर्धन ग्रामीण का वेश बनाकर लाल कुमारी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर दिल्ली भाग गया। मार्ग में बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन करने के बाद 25 जनवरी को रात चुपके से दिल्ली पहुंचा।
शरण के लिए सीधा असद खां के पास पहुंचा। इस चालाक बूढ़े मंत्री ने इसे भूतपूर्व सम्राट फारूक सर को यह सौंप देने के लिए गिरफ्तार कर लिया, जिससे वह उसका छोटा बेटा जुल्फिकार खान नए सम्राट का कोप से बचा जाए। नए सम्राट फारूक शेर ने दिल्ली आने की एक दिन पूर्व ही आज्ञा दी। 1713 को उसे मार डाला गया, यानी जहांगीर शाह को फारूक शेर द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। मुगल वंश में जहांगीर शाह का पहला शासक था जो राजकाज करने में अयोग्य सिद्ध हुआ। यद्यपि उसने प्रारंभिक जीवन में फुर्तीला सिपाही था, किंतु जवानी में वह आलसी और भोगविलासी बन गया था। प्राचीन और शक्तिशाली राजघरानों में पैदा होने के कारण ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह साधारण नवोत्थान वाला हो, यानी वह एक राजसी वंश में उत्पन्न हुआ था, पर उनके जो कार्य थे वो एक साधारण बच्चे की तरह साधारण व्यवहार था, जिसे भाग्यवश शक्ति और ऐश्वर्य यकायक अपने जीवन में मिले हो। उसने सारे सरकारी कामकाज ऐसे नीच, दुराचारी और मूर्खों के हाथ सौंप दिया था जिन्हें राजकाज की थोड़ी भी शिक्षा करने की और योग्यता नहीं थी। इस असावधानी का बदला 10 महीनों के अल्प शासन काल में उचित ही उसे मिल गया, यानी इसका बदला भी उसे मिला और नया सम्राट बना फारूक शेर। फारूक शेर 1713 से 1719 तक। 11 जनवरी को फारूक शेर गद्दी पर बैठा। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष की थी। वह परम सुंदर था, किंतु अत्यंत कायर, अविवेकी और चरित्रहीन था। दुर्बल और अविवेकी होने के कारण उसे कोई भी सलाहकार बहका देता था, यानी कान का बड़ा कच्चा था, कोई भी उसे बहका सकता था। वह किसी बात को निश्चित करके भी उसे पूरा नहीं करता, यानी किसी बात का प्रण कर लेता किंतु उसको पूरा नहीं करता था। न ही अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता था, न दूसरों पर। वह योग्य से योग्य मंत्री पर विश्वास नहीं करता था, अपितु बच्चे की तरह अपने मंत्रियों पर संदेह कर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लग जाता था। उसके मंत्री सैयद अब्दुल्ला खां और मीर बख्शी हुसैन अली सैयद भाई ने ही उसे गद्दी पर बिठाया था, किंतु उसने उन्हीं के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयत्न किया, यानी 2 भाइयों ने मिलकर, जो सैयद बंधु थे, किंग निर्माता थे, किंग मेकर थे, उनके विरुद्ध ही उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। 1713 के प्रारंभ में सम्राट ने तथा उसके मंत्रियों को कलह का सूत्रपात हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि मंत्री सैयद अब्दुल्ला ने दरबार में आना छोड़ दिया और निरुपाय सम्राट को उसके घर जाकर उससे सुलह करनी पड़ी, यानी सम्राट को भी उसके घर जाकर उससे सुलह करनी पड़ी। महीनों तक सम्राट इन दोनों सलाहकारों की सहायता से वजीर और मीर बख्शी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहा। मीर जुमला, जो शाही चौबेदारों का दरोगा था, ख्वाजा हाफिज, जिसको खान दौरान शमशाउद्दौला मुद्दौला की उपाधि प्राप्त थी, वो शाही दीवान का काम कर दरोगा था। किंतु ये दोनों नए सरदार घर के ही सूर थे, मतलब घर के ही वीर थे, बारगने, और वास्तव में साहस और योग्यता से हीन थे। किंतु ये नए सरदार अतः ये सैयद भाइयों का मुकाबला करने में असमर्थ रहे और उनका षड्यंत्र सफल न हो सका। यह षड्यंत्र दीर्घकाल तक चलते रहे और इसका मुख्य परिणाम यह हुआ कि मंत्रियों तथा सम्राट को पूर्ण संवेद विच्छेद हो गया, राजकाज अव्यवस्थित और हो गया। फारूक शेर ने गद्दी पर बैठने के बाद पहला काम किया, 1713 को जुल्फिकार खां को मार डाला, असद खां को जेल में डाल दिया, जो जुल्फिकार खां जहांगीर शाह का सहयोगी था। उन दोनों की संपत्ति जब्त कर ली। इन ऊंचे ऊंचे पद पर लोगों को बैठाते थे। उनमें निजाम उल मुल्क, जिसका नाम प्रसिद्ध चिनखलीज खां भी था, वह दक्कन में 6 सूबा का सूबेदार बनाया गया। वह तुरानी पार्टी का नेता था। फारूक शेर के शासनकाल में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह पर आक्रमण किया गया। अजीत सिंह ने बहादुर शाह की मृत्यु के बाद शाही अफसरों को जोधपुर से निकाल कर अपने राज्य में गौहत्या और मुसलमानों का प्रवेश बंद कर दिया था। उसने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। हुसैन अली खां को राठौड़ राजा का दमन करने की आज्ञा दी। अजीत सिंह को आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पुत्र अभय सिंह को सेवा में भेजा। अपनी पुत्री का सम्राट के साथ विवाह कर लेना भी स्वीकार किया, यानी फारूक शेर से अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया और अपने पुत्र अभय सिंह को भी शासक के दरबार में भेजा। यह वही अभय सिंह है जिसके समय में वो अमृता देवी ने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। हुसैन अली खां को शीघ्र ही लौटना पड़ा, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में कायर सम्राट ने अब्दुल्ला खां के विरुद्ध षड्यंत्र रच लिया था। मंत्री परेशान होकर इस्तीफा देने को तैयार हो गया। फारूक शेर इस घटना से भयभीत हो गया। उसने सैयद भाइयों को प्रसन्न करने के लिए प्रधान सलाहकार मीर जुमला को दरबार से हटाकर बिहार का सूबेदार बनाने वहाँ भेज दिया। इसके बदले में हुसैन अली ने दक्कन की सूबेदारी स्वीकार कर ली। 1715 में वह चार्ज के लिए रवाना हो गया। सिखों के गुरु बंदा बहादुर ने सिथौरा के निकट एक बड़ा दुर्ग बनाकर आसपास के प्रदेशों पर शासन करना प्रारंभ कर दिया, यानी सिखों ने भी इसके समय में
उनको परेशान करना जारी रखा, आदेश दिया, कर दिया। फारूक शेर ने उस पर भीषण हमला करने का आदेश दिया। लाहौर के सूबेदार अब्दुल समद खान ने किले का घेरा डाला। सिखों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, किंतु किला छोड़कर लोहागढ़ में शरण लेनी पड़ी। यहीं उनके गुरुजी रहा करते थे। अब्दुल समद खान ने अब लोहागढ़ को घेर लिया। विवश होकर गुरु बंदा को अक्टूबर 1713 में इसे भी खाल नामक पहाड़ियों में चल जाना पड़ा। वहाँ उसने पंजाब में लूटमार जारी रखी। 1715 में बंदा की गुरदासपुर में पुनः घेरा गया। लंबी भयंकर लड़ाई के बाद 1715 में बंदा ने आत्मसमर्पण कर दिया। 740 अनुयायी 7 कैद कर लिया गया और दिल्ली में लाकर निर्मम हत्या कर दी गई। यानी बंदा को अब दिल्ली में लाकर उसके भी मौत के घाट उतार दिया। इस समय सिखों ने अद्भुत धैर्य और आत्मशक्ति का परिचय देकर मृत्यु का मुक्ति के रूप में स्वागत किया। प्राण दंड से बचने के लिए किसी भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। यानी उनको कहा आप अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, किंतु उनमें से किसी ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया और मृत्यु एक सत्य है, उसका स्वागत किया। बंदा स्वयं अपने 3 वर्षीय मासूम बच्चे को 1716 में उसकी निर्दयपूर्वक हत्या की गई। यानी उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। चूड़ामन जाट का दमन करने के लिए भी प्रयत्न किए गए। यद्यपि बहादुर शाह ने इस साम्राज्य में उच्च पद देकर उसका अपने पक्ष में कर लिया था। वह आगरा के आसपास बेरोक-टोक डाके डालता रहता था। आमेर के राजा जय सिंह ने उसे ठोकर नामक देहदुर्ग का घेरा डाला, किंतु नई सेना के आने से वह इस पर अधिकार करने में असफल रहा। यह घेरा 20 महीने तक पड़ा, किंतु सैयद भाइयों के बीच में पड़ने से चूड़ामन के किले पर अधिकार बनाए रखने की आज्ञा दे दी, किंतु शर्त यह लगा दी कि सम्राट के अधीन रहना पड़ेगा। जय सिंह ने घेरा उठा लेने की आज्ञा दी गई। 1718 में चूड़ामन स्वयं दिल्ली आया। इसी बीच फारूक शेर सैयद भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहा। इसी काम में निजामुल मुल्क की सहायता चाहता था, जिसे सैयद हुसैन अली खां के दक्षिण के सूबेदार से हटा दिया था, किंतु निजामुल मुल्क को सम्राट के स्थिर भाव से घृणा हो गई। अतः वह 2 वर्ष पूर्व छोड़कर चला गया। अतः वह इनायतुल्ला खां कश्मीरी को 4 हजारी का ओहदा देकर माल मंत्री बना दिया। यदि भी उसने शासन में सुधार करने का प्रयत्न किए और हिंदुओं पर जजिया, किंतु सैयद भाइयों के निकालने में भी असफल रहा। फारूक शेर ने मोहम्मद मुराद नाम से दूसरे कश्मीरी सरदार सैयद भाइयों को हटाने के लिए 7 हजारी ओहदे पर नियुक्त किया, यानी सैयद भाइयों को हटाइए, किंतु वह भी असफल रहा। इसके बाद सरबुलंद खां को 7 हजारी की पदवी दी गई, किंतु सैयद भाइयों को निकालने में वह शामिल नहीं हुआ। अब सम्राट ने ईद और नमाज में अब्दुल्ला खां को घेरने का षड्यंत्र रचा, किंतु इसके बाद विचार त्याग गया। इसी बीच मीर जुमला और शमसा-उद-दौला जैसे सम्राट ने परम मित्र भी सैयद भाइयों के पक्ष में हो गए। फिर भी मुर्ग फारूक शेर ने अपने कायरतापूर्ण कार्य को जारी रखा, बंद नहीं किया और वजीर अब्दुल्ला खां को परेशान करता रहा, जिससे विवश होकर उसने हुसैन अली खां दक्कन से बुलाना पड़ा। हुसैन खां ने साउथ से संधि करके मराठों से सहायता प्राप्त कर ली। हुसैन अली खां जो सैयद भाई था, संधि की यह शर्तें थी। साहू को दक्षिण प्रांत की मालगुजारी, चौथ और सरदेशमुखी अर्थात दशांश वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। साहू का पैतृक राज्य स्वीकार कर लिया गया। दिल्ली के जेल में पड़ी साहू की माता उसके धात्री भाई को छोड़ दिया जाएगा। वह 11,000 मराठा सैनिकों के वेतन देने के लिए भी राजी हो गया, जिन्हें वह पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में दिल्ली ले जा रहा था। मीर बख्शी 1718 को बुरहानपुर में से चलकर दिल्ली पहुंचा। उसने यह बहाना किया कि औरंगजेब के चतुर्थ पुत्र अकबर को लेकर वह दिल्ली जा रहा है। इसी बीच फारूक शेर ने सैयद अब्दुल्ला खां से माफ़ी मांगकर उसे अपने भाई की अच्छी बख्शिशें दी और पार्टी के सरदारों को भी प्रसन्न करने की चेष्टा की, तो भी गद्दी से उतारने का निश्चय पक्का कर लिया था सैयद भाइयों ने, जिसमें उसकी मक्कारियों की सदा के लिए अंत हो जाए। हुसैन अली खां ने 23 फरवरी को सम्राट से मिला। सम्राट ने बड़ी दीनतापूर्वक उसे क्षमा मांगकर उसके सिर पर अपनी पगड़ी रख दी। पहले तो सैयद भाइयों ने दरबार में अपने नामजद अधिकारियों से भरा, फिर 1719 में उन्हें अजीत सिंह तथा उसके साथियों के साथ मिलकर महल में घुसकर किले का फाटक, दफ्तर और सैनगाहों पर अधिकार कर लिया। हुसैन अली खां ने अपने आदमियों को नगरों तथा मराठों को इस 4 दीवारी पर नियुक्त कर दिया। किले के भीतर सम्राट और वजीर के बीच एक तूफान खड़ा हो गया। फारूक शेर ने भयभीत होकर जनान खाने में शरण ली। नगर में दंगा फसाद होने के कारण फारूक शेर गद्दी से तुरंत उतर देना ही उचित समझा गया। अतः 1719 में रफ़ी उस शान का पुत्र रफ़ी उद दरजात लाया गया और मयूर सिंहासन पर बिठाकर उसे सम्राट बना दिया गया। फारूक शेर को घसीट कर बाहर लाने के लिए फरमान जनान खाने में भेजे गए, किंतु सम्राट को गद्दी से उतारकर उसे अंधा बनाकर जेल में डाल दिया। 1719 में वह गला घोंटकर मार डाला गया और हुमायूं के मकबरे के पास दफन कर दिया गया। इस भांति
दिल्ली के सिंहासन पर बाबर के वंश के जितने भी सम्राट अब तक बैठे उनमें से यह सबसे अधिक निकम्मा साबित हुआ। अगला रफ़ी उद दरजाद। अगला है रफ़ी उद दरजाद। रफ़ी उद दरजाद, फारूक शेख के बाद रफ़ी उद दरजाद। रफ़ी उद दरजाद रफ़ी उद शान का पुत्र था। 28 फरवरी को सिंहासन पर बैठा। 20 वर्ष का नवयुवक था, किंतु वह क्षय रोग टीबी से बड़ा पीड़ित था। अतः वह सैयद भाइयों के हाथ की कठपुतली बांधता था। वास्तव में उसका नाम पर वे शासन करते थे। अकबर के पुत्र नीकू सियार ने राज विद्रोह कर दिया, यानी जो औरंगजेब का बेटा था और अकबर उसका बेटा था नीकू सियार, उसने राज विद्रोह कर दिया और नागर ब्राह्मण मित्र सेन को मंत्री बनाकर आगरे के किले का सम्राट बन बैठा। 4 जून 1719 को रफ़ी दरजाद को गद्दी से उतार दिया, क्योंकि वह रोग के कारण मरणासन हो गया था और उसके बाद 1 सप्ताह बाद ही वह मर गया। नेक्स्ट है रफ़ी उद दौला उर्फ शाहजहाँ द्वितीय। रफ़ी उद दौला, शाहजहाँ द्वितीय, वही 1709। रफ़ी उद दौला गद्दी पे उतरते हुए राजा रफ़ी उद दरजाद का बड़ा भाई था। 6 जून 1719 को वह शाहजहाँ द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह भी क्षय रोग से पीड़ित था। सैयद भाइयों ने के हाथ की कठपुतली रहा। इसके शासनकाल में हुसैन अली खान ने आगरा के जाकर नेकू सियार के विद्रोह को शांत किया। नेकू सियार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और मित्र सेन ने आत्महत्या कर ली। रफ़ी उद दौला तो जवान था ही, किंतु सदा बीमार रहता था, अतः उसकी भी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह नया शासक बना। जो 1719 से 1748 तक शासक रहा। ये काफ़ी लंबे समय तक शासक रहा। इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन अगली वाली क्लास में करेंगे। इस क्लास में मैंने आपको जनरली ये बताया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बना। बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह, फिर फारूक शाह, फिर रफ़ी उद दरजाद, रफ़ी उद दौला, फिर मोहम्मद शाह शासक बने क्रमशः। इन्होंने समय समय पर कोई भी प्रशासनिक और सैनिक सुधार नहीं किए। इनकी वजह से कारण ही इनकी मृत्यु को प्राप्त होने लगा। इसी बीच 2 भाइयों का उद्भव हुआ, हुसैन अली और अब्दुल्ला का, जिन्हें सैयद बंधु कहा गया। हुसैन अली और अब्दुल्ला का। ये सैयद भाई थे। इन्होंने फारूक शाह को मरवा दिया, फिर रफ़ी उद दरजाद को शासक बनाया, उसको हटा दिया क्योंकि ये बीमारी से मर गया। फिर नेक्स्ट रफ़ी उद दौला को बनाया, ये भी मर गया। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह को शासक बनाया। अतः इन्हें किंग मेकर शासक भी कहा जाता था। नृप निर्माता के नाम से यह प्रसिद्ध हुए हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ये दोनों भाई थे। इस प्रकार मुगल वंश में औरंगजेब के बाद जो शासक बने वो निकम्मे नाकारा लोग थे, जिसमें बहादुर शाह साहिब खबर, इसको किस शासन से प्रशासन से किसी से कोई मतलब नहीं, बस ये अपने लाल कुंवरी और उसके साथ ही रहता था, उसको ज़्यादा किसी से कोई हमदर्दी नहीं थी। और राज्य की प्रशासन में, अर्थव्यवस्थाओं में बिगड़ने में इसने भी महत्वपूर्ण हाथ था इसका। नेक्स्ट इन्होंने साउथ से संधि कर ली और सैनिक सहायता प्राप्त कर एक के बाद एक शासकों को बनाया और उन्हें हटाया। अतः इस क्लास में जो प्रवर्ती मुगल शासक हैं इनके बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।